सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया और सुना है कि वो लंदन में होने वाले फैसलों पर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेंगे, जबकि इमरान खान का सवाबी में एक और बड़ा और तारीखी जलसा। इमरान खान की मकबूलियत और उनके बयानिए से हुकूमत पर जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है और अब इलेक्शन जल्द से जल्द करवाने की आवाज़ें अंदर से भी आने लगी हैं। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान का मानना है कि जीत इंशाल्लाह हमारी होगी, क्योंकि मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ और इमरान खान के 2 खिलाड़ी अब भी क्रीज पर मौजूद हैं, एक सदर पाकिस्तान और दूसरे गवर्नर पंजाब। और उनमें से एक खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब। चीमा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चीमा साहब, पंजाब असम्बली के डायरेक्टर सिक्योरिटी समेत मजीद अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया और आज आपने भी ट्वीट में नवाज लीग के ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया है। तो गवर्नर साहब, नवाज लीग महंगाई कम करने आई थी, लोगों का बड़ा इनको दुख हो रहा था कि बेचारी अवाम, महंगाई से सताई अवाम, ये तो महंगाई कम करने आए थे, ये तो इंतकामी कार्रवाइयों पे लग गए हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि अभी चंद 2 माह पहले की बात है कि जब साबिक वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि उनकी हुकूमत ने 500 अरब रुपया इजाफी टैक्स इकट्ठा किया है और वो टैक्स जो है वो आवाम को पेट्रोल और बिजली की कीमतों को जो है रोक के रखने में, रिलीफ देने में, जो है कम रखने में, रिलीफ देने में ख़र्च किया गया। और इस वक्त जो इक़्तिदार पे काबिज़ टोला है वो एक जमात नहीं बल्कि वो 13 जमातों का जो मजमूआ है सारा, जो वो जमातें हैं जो इसमें शामिल हैं, जो पिछले 40-50 साल से बार बार जो है इक़्तिदार में रहीं। और इनसे ये तवक्को की जा रही थी कि इनके पास तो टीम्स जो हैं सारी कलेक्टिवली जो है बड़ी इनके पास एक्सपीरियंस टीम्स होंगी और ये आते ही कम अज़ कम अगर साबिक वज़ीर आज़म ने ना तजुर्बेकार होते हुए 500 अरब रुपये टैक्स इकट्ठा किया तो इनके पास तो कोई ऐसी पॉलिसीज़ होंगी, ये कम अज़ कम डबल टैक्स इकट्ठा करेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस आदि करेंगे, डॉलर नीचे आएगा, बिजली की कीमतें कम होंगी, मुर्गी सस्ती होगी, ये सारी चीज़ मतलब खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी, क्योंकि पिछले 3 साल से तो जो है बावजूद इसके कि पेंडेमिक था, बाकी जो मसाइल थे, चैलेंजेस थे, इसके बावजूद जो है बड़ा खुशरूबी से जो है साबका हुकूमत ने सारे चैलेंजेस का मुकाबला किया। और ये जो चैम्पियंस थे, जो बड़ा तजुर्बा रखते थे बार बार हुकूमतें करने का, और जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं आपके सामने कि किस तरह से ये जमहूरियत को और आइन और कानून को, जिस तरह से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और इनकी पूरी कोशिश ये है इस वक्त, ये जो टोला इस वक्त जो इक़्तिदार पे काबिज़ तो हो गया है आइन शिकनी और कानून तोड़ के, लेकिन इनके पास जो है सवाए मुकमुका करने के और लूट मार करने के इनके पास किसी चीज़ का भी तजर्बा नहीं है आपके सामने। कि इन्होंने आते सारी जिस तरह से मईशत को तबाह कर दिया, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनको जैसे ही ये डाकुओं को टोला इक़्तिदार पे आए, ज़ाहिर उनको पता था कि ये जिस तरह बाजी में लूट मार करते रहे, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी रेमिटेंसेस जो है विड्रॉ की हैं और उसका बदलाव ये ओवरसीज से ले रहे हैं कि उनका जो है वोट का हक जब ख़त्म करने के लिए जो ये इक़दाम कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत आपके सामने। अब जब इनके पास ना हुकूमत चलाने की, ना मईशत को बेहतर करने की, ना गवर्नेंस को बेहतर करने की पॉलिसी है, तो अब ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि हालात को जो है खाना जंगी की तरफ ले जाएं। मुखालफिन के खिलाफ झूठे पर्चे काटे जा रहे हैं, उनको हरासा किया जा रहा है, मासूम जो लोग हैं बेचारे जो महंगाई के खात्मे के दावेदार तो नवाज लीग ने अभी तक पंजाब में कबीना ही नहीं बनाई। ये दावे बड़े किए जा रहे थे आटा चीनी सस्ती हो जाएगी। चीमा साहब, ये फिर चल कैसे रहा है पंजाब का सूबा? चल कैसे रहा है पंजाब का सूबा? देखें, पंजाब का सूबा नहीं चल रहा। मैं 2 हफ्ते से बार बार मीडिया में आके इदारों को लिख के मैं जो है मुतला कर चुका हूँ कि पंजाब के अंदर बहुत ही संगीन आइनी और कानूनी बहरान है, सियासी बहरान है। वज़ीर आज़म और उनका बेटा जो है वो अपने, क्योंकि उनके वालिद वज़ीर आज़म है, तो ताकत के ज़ोर के ऊपर ये दोनों बाप बेटा जो आइन और कानून की शिकनी कर रहे हैं और इसी वजह से जो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। एक आइनी चीफ मिनिस्टर जो मौजूद है
उसके दफ्तर पे कब्जा किया हुआ है, उसके वसाइल पे कब्जा करके जो है सरकारी मशीनरी को ज़ाती मुलाजमों की तरह इस्तेमाल करके जिस तरीके से वहाँ पे यरगमाल बनाया पूरे पंजाब को, कि एक आइनी गवर्नर के होते हुए, एक आइनी जो है वज़ीर आला के होते हुए, एक गैर आइनी जो वज़ीर आला है वो काबिज़ है वसाइल के ऊपर और पंजाब को यरगमाल बनाया हुआ है। बिल्कुल वही सिचुएशन है, बल्कि उससे भी बदतर मैं कहूँगा कि जो 2007 में अगर आपको याद हो कि एक आइनी चीफ जस्टिस को किस तरह से जो है एक डिक्टेटर ने हटाया था, और उससे ज़्यादा बदतरीन जो सूरत हाल है कि आज एक सिविलियन डिक्टेटरशिप का जो के ज़रिए जो है पंजाब को, एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, उसको यरगमाल बनाया गया और वहाँ पे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो इस हवाले से जो मेरी लीगल टीम है उनके साथ आज मेरी बड़ी डिटेल मीटिंग हुई और हमने फैसला किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो क्योंकि आइन शिकनी कर रहे हैं और अपनी ताकत का, अपने ऑफिस का गैर ज़रूरी गैर कानूनी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस लिहाज से हमने ये फैसला किया है एज अ गवर्नर, एज अ पंजाब के शहरी के होने के नाते भी, कि जो भी मुतलका फोरम्स हैं, अदालत हैं, उनसे रजू किया जाएगा और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर लीगल टीम्स काम कर रही हैं। तो अगले इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में जो है आपको भी आपके सामने रखेंगे, जब हम लेटर लिखेंगे या जो भी कार्रवाई होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अच्छा चीमा साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने पेशकश की है, राना साहब ने जो पेशकश की है कि जी इमरान खान की जान को खतरा है, तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, उनकी पेशकश पर आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं पेशकश को? देखें, ये नौटंकी लीग की सारा ये टोपी ड्रामा है। मुझे आप एक बात बताएं, ये जो अभी बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला साहब, ये वो शख्स है क्योंकि जो पंजाब के अंदर जितना आइनी कानूनी बहरान है उसका जो फितना है वो गैर आइनी गैर कानूनी इस्तीफ़ा है वज़ीर आला पंजाब का जो उन्होंने गवर्नर पंजाब जो को दिया और उन्होंने गैर आइनी तौर पे उसको गैर आइनी इस्तीफ़े को कबूल किया। यही राना सनाउल्लाह और इनके साथ के जो बाकी 2 साथी थे, ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक साहब, उन्होंने सबसे पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकी चीज़ें छोड़ें, जाके अपने बादशाह सलामत के सामने जाके जुर्रत तो पैदा करें, जाके उसको समझाएं तो सही कि किस तरह से एक आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे जो है वो एक गलत एक तरीके सारी कार्रवाई करवाई गई, अदालत से झूठ बोला गया। आप देखें, खुद इन्होंने निशानदेही की, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट को इन्होंने जालसाजी की, उनको धोखे में रखा, अदालत को जो है अंधेरे में रख के उनसे जो है जब एक सीएम का ऑफिस जो है आइनी तौर पे खाली नहीं हुआ तो उसके इलेक्शन का ऑर्डर कैसे इन्होंने कर दिया, उस सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने अदालत को धोखे में रखा, अदालत से कंसील की सारे फैक्ट और अदालत को ये कहा कि जी अब क्योंकि वो ऑफिस खाली हो गया और जो स्पीकर पंजाब असेंबली जो है चौधरी परवेज़ अलाई साहब वो इलेक्शन नहीं करवा रहे, लिहाजा आप फौरी तौर के ऊपर इलेक्शंस के ऑर्डर जो है हुक्म सादर फरमा दें। और इस तरह से इन्होंने ऑर्डर हासिल किया और उस ऑर्डर को बुनियाद बना के ये इन्होंने जो है सरकारी मशीनरी जो है उसको भी अपने ज़ाती नौकरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी भी आपके सामने इस वक्त जो गवर्नर हाउस है उसके अंदर उसके भी पूरा हिसार जो है वो पंजाब पुलिस का है। बाहर जाके देखें, वहाँ पे गेट के ऊपर आज भी बख्तरबंद गाड़ियाँ और मोबाइल्स हैं। इस खौफ से अगर ये समझते हैं कि मैं आज आइनी तौर पर गवर्नर नहीं हूँ तो ये इतने खौफजदा क्यों है कि इन्होंने गवर्नर हाउस को जो है वहाँ पे जो पूरा हिसार में लिया, जाली और एक गैर कानूनी इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। जब सदर पाकिस्तान ने रिजेक्ट की समरी प्राइम मिनिस्टर की तो बड़ा उसमें वाज़े उसमें वजूहात लिखी कि पंजाब के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात के पेश नज़र सदर पाकिस्तान ने अपनी पावर्स जो आइन के अंदर मौजूद हैं वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है वो अपना ऑफिस कंटिन्यू करेगा। लेकिन इन्होंने एक जॉइंट सेक्रेटरी के कैबिनेट के जो है वो नोटिफिकेशन को बेस बना के जो है मेरे दफ्तर और मेरी जो सरकारी रिहाइश का है गवर्नर हाउस और जो बाकी जो गाड़ियाँ सिक्योरिटी सारा जो विड्रॉ किया, खैर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चाह ये रहे थे कि मैं अपनी आइनी कानूनी जंग छोड़ के इनके साथ जो है गवर्नर हाउस खाली कराने पर लग जाऊँ। अब उसकी मुझे इतनी फिक्र नहीं है, वो हो जाएगा खाली जब होना होगा। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बैटल है सीएम ऑफिस पंजाब के हवाले से और गवर्नर के ओहदे के हवाले से। इसलिए मेरा फोकस टोटल जो है वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल के ऊपर है। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, मरियम नवाज ने एक बहुत बड़ी बात की, बड़ा बयान दिया। वो कहती है जी इमरान खान तुम्हारे खाने में कोई जहर मिलाएगा तो वो घर वाला होगा। अगर इसको देखा जाए तो ये बड़ी बड़ी सीधी सीधी धमकी है, तड़ी है। कैसे देख रहे हैं आप इसे ऐसे हालात में जब इमरान खान साहब इतने बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, वो कहते हैं मैंने वीडियो तक रिकॉर्ड करवा दी है और वो महफूज जगह पे रख दी है, तो मरियम का इस किस्म का बयान आ जाना कैसे देख रहे हैं आप? ये छोटा बयान है? देखिए, इमरान खान साहब ने अगर ये बात की है तो यकीनन क्योंकि ये हमें पता है माजी के अंदर भी होता है और अभी आपको पता है कि 3.5 साल यही माफिया और ये जरदारियों का जो गट्स जो उड़ा है, ये दोनों मिल के 3.5 साल क्या कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से एनआरओ मिल जाए। इस वक्त भी जो इक़्तिदार पे कब्जा करने का मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आवाम को डिस्ट्रैक्ट करके और इशूज़ में डाल के इनका तरीका वारदात जो पहले ये सरे महल में भी करते रहे, आसिफ जरदारी ने किया कि सारे सबूत जो हैं अदालत से गायब करा के केस ही बंद करा दिया। अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि जरदारी जितने पूरा ख़ानदान और ये जो सिसिलियन माफिया है, ताकि जिस तरह नैब का
अभी 4 दिन पहले आपके सामने एक पुरस्कार मौत हुई डॉक्टर रिजवान की, बाकी जिस तरह ऑफिसर्स को, इन्वेस्टिगेटर्स को जिस तरह हरासा किया जा रहा है, जिस तरह प्रोसिक्यूटर्स चेंज करके नैब से जो है केसेस विड्रॉ करके अपनी ये क्लीन चिट्स लेना चाह रहे हैं, तो इन दोनों का जो इस वक्त ये वारदात ये डालना चाह रहे हैं कि ये आवाम को जो है, क्योंकि इनके पास ना तो इनके पास गवर्नेंस के लिए, ना इनके पास कोई मईशत का कोई हल है, ना कोई पॉलिसी है। सो इस वक्त ये सिर्फ इक़्तिदार पे काबिज होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि जितनी जल्दी हो सके ये अदालतों से क्लीन चिट्स ले सकें, नैब के केसेस ये विड्रॉ कर सकें, और साथ साथ जो है ये किसी तरीके से, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इमरान खान दोबारा आ गया, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है कि अगर अदालतों से इनको क्लीन चिट्स नहीं मिलती तो किसी तरीके से हालात इस नहज पे ले जाएंगे, ये सियासी शहीद बन जाए, और फिर से इनको जिस तरह इनके बड़े भाईजान यहाँ से जहाज़ पे बैठ के चले गए थे और इनको भी जो है जद्दा और लंदन भागने का मौका मिल जाए। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे वाज़े करता चलूँ कि आपने देख लिया है आज जिस तरह से पाकिस्तान की कौम एक जिंदा कौम की तरह जो है उठ खड़ी हुई है, मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा इनको कोई जद्दा और लंदन भागने का मौका मिल सकेगा। ठीक है जी। अच्छा चीमा साहब, मरियम नवाज ने कल तंज करते हुए ये भी कहा था कि जी इमरान खान का रोना बता रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। इनकी बात का मैं जवाब चाहूँगी आपसे, साथ ये भी बता दें कि इदारों के साथ जो ताल्लुकात हैं इस मामले पर इस वक्त तहरीक इंसाफ की क्या सीधी सीधी पॉलिसी है? देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान की हुकूमत और अगर इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थे तो वो एक नेचुरल अलायंस था। इमरान खान कभी गेट नंबर 4 पे जाके वो बूट पॉलिश का डब्बा लेके नहीं वहाँ पे खड़ा रहा कि जनाब मेरे से बूट पॉलिश करवा लें। वो एक नेचुरल अलायंस था, इसलिए कि इमरान खान की भी जो सारी सियासत है उसकी बुनियाद जो है वो एक खलूस नीयत और हुब्बुल वतनी है, और उसका जो सियासत का जो मेन हदफ है, जो मेन प्रायोरिटी है, वो सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सर्व करना है। और यही जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी प्रायोरिटी है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी और सर्व करेगी। तो ये जो इमरान खान की हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट का जो एक वन पेज पे थे वो एक नेचुरल अलायंस था। इन लोगों की तरह नहीं है कि सुबह शाम ये वो लोग हैं जिनकी जहनीत और खसलत ये है कि पहले ये इदारों को जो कि जब खड़े होते हैं गेट नंबर 4 पे बूट पॉलिश के लिए, जब इनको वहाँ से खराज ना मिले तो ये मेमो गेट और जो है डॉन लीग जैसी साजिशें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमले ये लोग करवाते हैं। तो मैंने नहीं आज तक देखा कि इमरान खान से 26 साल में किसी कौमी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात की हो, या कि सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत पे जाके हमला किया हो, या हमला करने की कोई बात की हो। उनकी तो सारी जो 26 साल की सियासत कौम के सामने कि बड़ा पुरअमन तरीके से 126 दिन का अगर उन्होंने एहतजाज भी किया जो है वोट के हक का जो है हक के लिए, जो एक जाली इलेक्शन के हवाले से, तो वो भी एक पुरअमन एहतजाज था। जबकि ये लोग आपको भूल गया जब जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर यही नून लीग वालों ने लाहौर के अंदर वो एक रैली निकाली, पूरा दयाल सिंह मेंशन को आग लगा दी, मोबाइल की दुकानें ये लोग लूटते रहे। तो ये जो लूट मार और ये जो मार कुटाई वाली सियासत की जो है, ये वो लोग हैं जो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हालात जो है खाना जंगी की तरफ जाएँ। और जिस तरह मुखालफिन को दबाया जा रहा है, जिस तरह उनके खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, तो ये बिल्कुल हालात को जो है एक अनार्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है ना कि तहरीक इंसाफ के जो जलसे हैं, जिस भी शहर में आपने जलसा किया, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, बड़े बड़े पावर शोज हैं वो, तो क्या ये बुखलाहट का भी शिकार है? ठीक है चीमा साहब, क्या ये बुखलाहट का भी शिकार होगी हुकूमत के, जहाँ जहाँ आप लोगों ने जलसे किए, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है, यानी इमरान खान साहब के साथ है अवाम की बड़ी तादाद? लेकिन वो तो सामने नज़र आ रहा है, कौम को रोज़ टीवी पे देख रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है, और बुखलाहट तो इनके पास है क्योंकि इनको पहले 3-3.5 साल मिन्नतें तरले करते रहे, इनको कहीं से एनआरओ नहीं मिला। अब ये इक़्तिदार पे काबिज होकर चाह रहे हैं कि इनको किसी तरीके से इतना वक्त मिल जाए कि ये अदालतों से और नैब से क्लीन चिट्स ले सकें, अपने केसेस वहाँ से और सबूत वहाँ से गायब कर सकें। इसलिए मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर अगर जो है इलेक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जितने दिन जितने लम्हे ये सिसलियन माफिया और जरदारी जो है ये अलायंस जब तक ये इस मुल्क पर कायम रहेगा, ये हमारे मुल्क की जड़ों को, इदारों को जो है बदनाम करते रहें। अभी भी जो है किसी तौर के ऊपर भी इनके पास पॉलिसी है और इनके जितने इकदाम हैं वो मुल्क दुश्मनी और मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। ठीक है चीमा साहब, फिर आने वाले इलेक्शन में पंजाब में तहरीक इंसाफ की कामयाबी कहाँ देखते हैं, कितनी यकीनी है? क्योंकि जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से ये पंजाब में कुछ सीटें मांगी हैं, तो हो सकता है कि आपके खिलाफ पंजाब में पीपल्स पार्टी और नवाज लीग मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़ें। देखें डॉक्टर साहब, मैं एक तो तहरीक इंसाफ के तर्जमान के तौर पर तो यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहा हूँ कि मेरा ख्याल में आज तो जिस तरह मीडिया पर रोज़ देख रहे हैं कि कराची से लेके खैबर तक पूरी कौम अब एक ज़बान है, पूरी कौम की अब एक ही आवाज़ है और एक ही लीडर है जिससे उनको उम्मीद है या जिस पे एतमाद है, और उसके अलावा जो बाकी ये सारा टोला है ये टोटली एक्सपोज हो चुका है।
आपके सामने मैंने आपसे कभी अभी चंद दिनों के अंदर इतने ये तजुर्बाकार और इतने ये मुहब्ब वतन और इतने ही इनके पास पॉलिसीज़ अगर कुछ होती तो ये हाल होता हमारा कि डॉलर आज जो है 195 से ऊपर जा रहा है, मुर्गी का रेट जो है 500 से ऊपर जा रहा है, पेट्रोल के ऊपर ये कह रहे हैं कि हम 50-60 रुपये बढ़ाने लगे। तो कौन सी इनके तजर्बा और कहाँ की पॉलिसियाँ? इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सवाए लूट मार करने के, मुखमगा करने के, आइन और कानून तोड़ के इक़्तिदार पे कब्जा करने के, इसके अलावा इनके पास कोई फार्मूला और कोई पॉलिसी नहीं। अच्छा चीमा साहब, जिस तरह पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब हुआ और फिर जिस तरह से उनसे हलफ लेने का अदालती फैसला आया, इस पर जो मुल्क की दीगर सियासी जमातें हैं उनकी खामोशी पर आपकी क्या राय है? मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि हालांकि 2 दफ़ा जो एलामिया हैं NSC के, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, वो बड़े वाज़े हैं कि मुल्क के अंदर जो है बैरूनी साजिश हो रही है, मुदाखलत के ज़रिए उसको कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। और हमने देखा मरकज़ के अंदर एक जमहूरी हुकूमत को कैसे जो वहाँ से फारिग करवाया गया गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से। यही वारदात इन्होंने पंजाब में करने की कोशिश की है और मैंने बिल्कुल एक आइनी और कानूनी अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इसको जो इनको एक्सपोज किया कि ये जो जिस तरीके से ये आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है, ये दोनों जो ये टोला सारा जो PTM का है, ये सारा सिर्फ और सिर्फ जो है, ये सारे जिसका होता है ना, हम गांव में सुनते थे कि बड़े बड़े डाकू लुटेरे जो हैं वो बड़ी वारदात के लिए इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन जब वो माले गनीमत में तकसीम होने लगता है तो वो आपस में लड़ भिड़ते हैं। और यही कुछ हो रहा है आजकल आपके सामने कि अभी इनके पास कोई मईशत ठीक करने की कोई पॉलिसी है और ना ही ये जो ताने देते थे कि जी IMF के पास दौड़े जा रहे हैं। और भाई वो तो पिछली जो हुकूमत थी वो IMF के पास नहीं गई। अभी 2 महीने पहले उसने 500 अरब रुपए का इजाफी टैक्स इकट्ठा किया। उसने कोई किक बैक्स के प्रोजेक्ट्स नहीं स्टार्ट किए, ना उन्होंने कोई अपने ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए कि सारी उम्र जो है उनकी आने वाली नस्लें जो बैठ के किक बैक्स खाते रहें। उन्होंने जो है वो 500 अरब रुपया जो आवाम को पेट्रोल और बिजली में रिलीफ दिया है। इसमें कोई मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, ना मुझे कोई बड़ी बड़ी मईशत की फिगर्स पता है, लेकिन ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। तो ये जो इतने तजर्बाकार हैं, ऐसा क्यों है कि इनके पास ना कोई पॉलिसी है, ना इनके पास कोई ऐसे लोग हैं, कोई ऐसे लोग जो आके मईशत को ठीक कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर सकें, आप गवर्नेंस को ठीक कर सकें आपके सामने। कि ये टोला तो वो है जो वज़ीर आज़म और उसका बेटा पंजाब के सबसे बड़े सूबे के ऊपर सरकारी मशीनरी के जरिए उस पर काबिज है, एक आईनी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के ऊपर। ठीक। अच्छा, पंजाब के गवर्नर उमर चीमा यानी आप अब भी पंजाब का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को समझते हैं? समझता नहीं है, वो वज़ीर आला है। डॉक्टर फिजा, गुजारिश ये है कि सारा जो सर्कस चल रहा है ये शुरू कहाँ से हुआ? ये उस वज़ीर आला के उस गैर आइनी इस्तीफ़े से स्टार्ट होता है कि वो अपनी तरफ से तो इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 के तहत जो शराइत थी उन पर एक भी शर्त पूरी नहीं की उसने। ना उसने गवर्नर के नाम पर एड्रेस किया उस इस्तीफ़े को, ना ही उसने हाथ से लिखा। इसके ऊपर एडवोकेट जनरल पंजाब अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं और ये सारी रिपोर्ट्स मैं सदर पाकिस्तान को भेज चुका हूँ, ये मैं वज़ीर आज़म को भेज चुका हूँ, ये बाकी आईनी इदारों के सरबराहों को ये चीज़ें सारी उनके सामने इन राइटिंग में भेज चुका हूँ। चीमा साहब, एक अहम सवाल है कि अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनहर फराकीन के हवाले से जो फैसला है वो PTI के हक में आता है, तो क्या आप एतमाद का वोट लेने का कहेंगे हमजा शहबाज को? अगर वो एतमाद का वोट ना हासिल कर सके फिर कानून क्या कहता है इस बारे में, आप क्या करेंगे? देखिए, आप टोटली मुख्तलिफ बात करें। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी, जितना 1 महीने में लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, अदालती फैसले आए और जो इलेक्शन और ये हलफ और ये सारी कबीना, ये सब गलत है, ये गैर कानूनी और गैर आइनी है। सो लिहाजा इस सारी जो महीने की प्रोसीडिंग्स हैं इसको नल एंड वॉइड करार देने की ज़रूरत है। ये ओपन एंड शट केस है कि जब CM को ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनली खाली नहीं हुआ तो फिर उसका इलेक्शन कैसा हुआ? ये है कि इन्होंने नून लीग ने अदालत से झूठ बोला है, उनसे हकायक छुपाए हैं, उनको ये तासुर दिया कि जनाब CM को ऑफिस खाली हो गया और स्पीकर जो है इलेक्शन नहीं करवा रहा, लिहाजा आप जो है इलेक्शन का ऑर्डर पास करते हैं। तो ये सारी वारदात हुई है जो आप जो है इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में अदालत के सामने जब हकायक आएंगे तो कानूनी जंग अदालती कार्रवाई और ये सारा जो सर्कस है ये वाइंड अप होगा इंशाल्लाह। कानूनी जंग आप जीत जाएंगे, आप उम्मीद है? ठीक है चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, गवर्नर पंजाब। और नाज़रीन, आप ब्रेक के बाद बात करेंगे इमरान खान के अपने कत्ल के मुबैना मंसूबे पर इंकशाफात और इमरान खान ने आज सवाबी में जो बेमिसाल जलसा किया, खिताब किया, अपने मुखालिफिन को बहादुरी के साथ कैसे ललकारा। बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं इमरान खान के अपने कत्ल के मुबैना मंसूबे पर इंकशाफात के हवाले से। इमरान खान साहब ने जैसा कि आपको पता है कि आज सवाबी में जलसे से खिताब किया। बेमिसाल जलसा, अपने मुखालिफिन को बहादुरी के साथ उन्होंने ललकारा। कैसे ललकारा, इसके अलावा हुकूमत में फैसला लेने की कुव्वत क्यों नहीं है, इस पर भी बात करते हैं। हुकूमत के जो दावे थे, हुकूमत ने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन जो दावे हैं वो सच साबित होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हुकूमत अगर मैं कहूँ बुखलाहट का शिकार है तो गलत नहीं होगा। इसीलिए मरियम नवाज खुलेआम धमकियों पर उतर आई हैं, तड़ियों पर उतर आई हैं, तड़ियां लगा रही हैं, धमकियां दे रही हैं, इखलाकियात की सारी हदों को फैलांगती चली जा रही हैं। ये सब कुछ प्रोग्राम के इस हिस्से में शामिल करूंगी, लेकिन पहले चलती हूँ कहानी की जानिब। कहानियाँ बड़े शौक से सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, और इससे जो सबक मिलता है वो भी सुना करें। अच्छा, कहानी कुछ यूँ है कि दो सगे भाइयों के बड़े बड़े ज़रूरी फार्म साथ साथ वाक़ थे। अच्छा, दोनों 40 साल से एक दूसरे से इत्तेफाक से रह रहे थे, 40 साल से। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जी उन भाइयों में किसी बात पर इख्तलाफ हो गया। वो इख्तलाफ इतना बढ़ गया कि उनमें बोलचाल ही बंद हो गई। अच्छा, चंद हफ्तों बाद एक सुबह ऐसी भी आ गई कि वो एक दूसरे पर गाली गलोच करने पर उतर आए। फिर छोटे भाई ने गुस्से में अपना बिलडोज़र निकाला और शाम तक उसने दोनों घरों के दरमियान एक गहरी और लंबी खाई खोदकर उसमें दरिया का पानी छोड़ दिया। अब अगले ही दिन एक तरकान का वहाँ से गुजर होता है और वो बड़े भाई ने उसे आवाज़ देकर घर बुलाया कि आओ ज़रा मेरी बात सुनो। कहा कि जी वो सामने वाला जो फार्म हाउस है ना, मेरे छोटे भाई का है, जिससे आजकल मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। इसलिए कल उसने बिलडोज़र से मेरे और अपने घरों के दरमियान जाने वाला जो रास्ता है उस पर एक गहरी खाई बनाकर उसमें पानी छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि मेरे और उसके फार्म हाउस के दरमियान तुम ऊंची बाड़ लगा दो, क्योंकि मैं इसका घर तो दूर की बात, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और देखो मुझे काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके दो, जिसका मैं तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा दूंगा। अच्छा, अब तरकान ने क्या किया, वो सर हिलाते हुए उसने कहा कि मुझे पहले आप वो जगह दिखा दें जहाँ से मैंने बाड़ को शुरू करना है, ताकि हम पैमाइश के मुताबिक साथ वाले जो कस्बत से ज़रूरत के मुताबिक मतलूबा जो सामान है वो लेकर आ जाएँ। अच्छा, उसने अपने मज़दूरों को और जो दीगर जो कारीगर थे उन समेत सारा दिन सारी रात काम करना शुरू कर दिया। सुबह जब बड़े भाई की आंख खुली, वो देखकर उसका समझे कि उसका मुंह लटक गया, परेशान हो गया कि वहाँ पर 8 फुट तो क्या 1 इंच ऊंची बाड़ नाम की भी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। वो करीब पहुँचा तो देखकर और हैरान हो गया कि वहाँ पर क्या था। वहाँ पर एक बेहतरीन पुल बना हुआ था। पुल, जैसे ही वो उस पुल पर पहुँचा उसने देखा कि पुल की दूसरी तरफ खड़ा हुआ उसका छोटा भाई उसकी तरफ देख रहा था। अच्छा, चंद लम्हे वो खामोशी से खड़ा रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और चंद सेकंड बाद दोनों भाई आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते पुल की जानिब चलने लगे। फिर दोनों भाइयों ने आंखों में आंसू भरते हुए एक दूसरे को पूरी शिद्दत से गले लगा लिया। देखते देखते दोनों भाइयों के जो बच्चे थे वो भी अपने घरों से निकल आए, भागते हुए शोर मचाते हुए पुल पर इकट्ठे हो गए। और दूर खड़ा हुआ जो तरखान था वो ये मंजर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। और बड़े भाई की नज़र जैसे ही उसकी तरफ उठी जो अपने औजार पकड़े जाने की तैयारी कर रहा था, तो वो भागकर उसके पास पहुंचा और कहा कि वो कुछ दिन उसके पास ठहर जाए। लेकिन उसने कहकर इनकार कर दिया, वो चल दिया कि उसे अभी और भी बहुत से पुल बनाने हैं। अब नाज़रीन, इमरान खान ने अपने दरमियान और अवाम के दरमियान अपने बयानिए का पुल बांधकर कौम को इकट्ठा कर दिया। पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो गई। इमरान खान बैरूनी साजिश करने वालों को इनडायरेक्टली तनकीद का निशाना बनाकर अवाम में बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में सियालकोट और फैसलाबाद जलसे में अपनी ज़ात से मुतालिक खौफनाक इंकशाफ किए, खौफनाक। और इसी हवाले से वो आज सवाबी जलसे में भी मजीद इंकशाफ करते हुए नजर आए हैं। खान साहब का पहला क्लिप होगा, टीम चलाइएगा जी। सुना आपने खान साहब को। हमेशा की तरह मिसाली और अवामी जोश से बड़े जलसे से इमरान खान ने खिताब किया। जलसे में मौजूद हाजिरीन अपने कप्तान से भरपूर मोहब्बत का इजहार करें। फ़ज़ा में बुलंद होते नारे इस बात का सबूत थे कि अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो तन्हा नहीं हैं, वो अकेले नहीं हैं। उन्होंने आज एक बार फिर ये यकीन दहानी करवाई कि वो अमेरिका की गुलामी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आज भी उन्होंने मुखालिफिन पे बैरूनी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान क्या कहते हैं कि अमेरिका को पता था कि मैं अपने लोगों के हकूक़ की बात करूँगा। नवाज शरीफ कहता है कि हम तो भिखारी हैं, हम तो भीख मांगेंगे। अमेरिका इनको इसलिए लेकर आया क्योंकि ये लोग अमेरिका की गुलामी करेंगे। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि क्राइम मिनिस्टर हैं। FIA पर अब एक कातिल को बिठा दिया गया है। अच्छा, वैसे नाज़रीन, अब उनकी जो जान को भी जो शदीद ख़तरा लाहक है, जिसको खुद इमरान खान साहब ने बेनकाब किया है। इसीलिए इमरान खान अब अपने हर जलसे में आवाम को ये बता रहे हैं कि उन्होंने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है जिसमें उन्होंने साजिश करने वाले एक एक किरदार का नाम लिया। कप्तान कहते हैं कि मुझे जान से मार देने की साजिश तैयार की जा रही है, इसलिए मैंने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाकर महफूज जगह पर रख दी है और अगर मुझे कुछ होता है तो वीडियो आवाम के सामने आएगी जिसमें साजिश करने वाले तमाम अफराद के नाम होंगे। मेरे मुखालिफिन ने समझा है कि मैं इनकी राह में रुकावट हूँ, इसलिए ये मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं।
अगर हम सब एक कौम बनकर नहीं निकले तो हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इसलिए इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च है उसके लिए पहुंचना नागुज़ीर है। अब इमरान खान को शदीद किस्म के थ्रेट्स हैं, क्योंकि इमरान खान ने उन कुव्वतों को ललकारा है जो मुल्क पर अपने मर्ज़ी के फ़ैसले मुसल्लत करना चाहती हैं। इमरान खान का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ न सर झुकाया और ना बल्कि उन्होंने कौम को भी जगा दिया। किसी किस्म की कोई गुलामी कबूल नहीं करेगी। अब जहाँ इमरान खान को संगीन नौयत के नताइज भुगतने की धमकियाँ मिल रही हैं, वहीं पर मरियम नवाज़ ने भी इमरान खान के इस दावे को और ज़्यादा दुरुस्त साबित किया। लेकिन मरियम नवाज़ की बात से पहले एक और साजिश का जिक्र मैं करती चलूँ जो बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब के ख़िलाफ़ रचाई गई है और हुकूमत ने उनकी हक सच की आवाज़ को दबाने की नाकाम कोशिश की। आज सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIA के ख़िलाफ़ दरख्वास्त निपटा दी है और अदालत ने रिमार्क से दिए कि समी इब्राहिम ने अपनी पटिशन में हिफाजती ज़मानत मांगी, वो हमने दी, अब वो खुद अपनी पटिशन फ़ाइल कर सकते हैं। अमेरिका से वापसी पर सदर बोल न्यूज़ और सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम अपने वकील के साथ अदालत के सामने पेश हुए, जबकि FIA की जानिब से तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। अदालत ने कहा है कि सहाफ़ियों के लिए अदालत ने यह करार दिया है कि FIA PFUJ के साथ भी मुशावरत कर ले। अब जहां साजिश की बाज़गश सुनाई दे रही है तो वहीं मरियम जानते बूझते हुए इमरान खान के कत्ल के खदशे को झूठ करार देते हुए उन्हें सरेआम तड़ियाँ दे रही हैं, तड़ियाँ लगा रही हैं, धमकियाँ दे रही हैं। ज़रा सुन लीजिए जी। सुना आपने मरियम नवाज़ को। मरियम नवाज़ इमरान खान से मुतालबा कर रही हैं कि वो वीडियो हादसे से पहले सामने लाएं। मरियम नवाज़ इमरान खान के कत्ल के खदशे को झूठ करार दे रही हैं। मेरा मरियम साहिबा से एक सवाल है कि अगर इमरान खान का ये खदशा दुरुस्त नहीं है तो फिर आपको वीडियो देखने की इतनी बेचैनी क्यों लगी हुई है? हर कोई आपकी तरह थोड़ी होता है जिन पर इदारों को ब्लैकमेल करने के लिए जल्दबाजी में फेक वीडियोस और ऑडियोज बनाने के इल्ज़ाम लगे हों, साजिश के इल्ज़ाम लगे हैं। और मरियम साहब, आप और आपकी जमात जालसाजी में तो महारत रखते हैं। आपका जहन साजिशों की फैक्ट्री है। आपको इक़्तिदार क्या मिला? आपका लहजा धमकियाँ मेज़ हो गया, आप तड़ियाँ लगाने पर आ गई और आप तो खुद इमरान खान के जान से मार देने वाली बात को सच साबित कर रही हैं, क्योंकि आप सरेआम ये थ्रेट कर रही हैं। नाज़रीन, मैं मरियम साहिबा के इमरान खान को दिए जाने वाले धमकियाँ मेज़ बयान को कोट कर रही हूँ। सुनिएगा। मरियम कहती हैं, मरियम नवाज़ कहती हैं कि इमरान खान तुम्हारे खाने में कोई जहर मिलाएगा तो वो घर वाला होगा। ये छोटा बयान नहीं है। अब अगर देखा जाए, मरियम का बयान छोटा बयान नहीं है, बल्कि सोच समझ कर दी जाने वाली वाज़ेह धमकी है, वाज़ेह तड़ी है। लेकिन नून लीग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने लीडरान के बूट पॉलिश करते हैं और वो मरियम के बयान की वजाहत ये दे रहे हैं कि जी ये बयान उन्होंने सियासी बुनियाद पर दिया। किस भी बुनियाद पर दिया, छोटा बयान नहीं है। अच्छा, मरियम ने एक और धमकी में इस बयान सोशल मीडिया पे जारी किया है, जिसमें वो राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए क्या लिखती हैं, जरा सुनिएगा। मरियम लिखती हैं, राना साहब, इमरान खान से कत्ल की साजिश के वीडियो सबूत लिए बगैर उसको छोड़ना मत, ताकि उसके नए शोशे और झूठ को एक्सपोज किया जाए। सिक्योरिटी दे, मगर कौम के मुजरिम और सबसे बड़े फितने को उसकी औकात से बाहर मत करें। 4 साल में अवाम के पैसे पर प्रोटोकॉल की जो लत इसको लग गई है, ये वो वही मांग रहा है। अब मरियम ऐसे शख्स को इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने को कह रही हैं जिसका सानेहा मॉडल टाउन में बराह रास्त नाम शामिल है। राना सनाउल्लाह के जरिए मरियम गुंडागर्दी करवाना चाहती है। मेरा मरियम से एक और सवाल है, क्या इन्होंने अपनी जमात में गुंडे रखे हुए जिनके जरिए मरियम अपने मुखालिफिन को दबाने की बाकायदा कोशिश कर रही हैं? और दूसरी जानिब बिलावल भी मरियम की तरह इमरान खान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। बिलावल का कहना ज़रा उनको भी सुन लेते हैं। चलाइएगा क्लिप। सुना आपने बिलावल को, वो इमरान खान पे ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इमरान खान साजिश के इल्ज़ाम की आड़ में इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बिलावल कह रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहते हैं। बिलावल से मेरी अर्ज़ है कि बिलाशुबा बिलावल की सियासत करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है। मैं अक्सर बिलावल की बहुत तारीफ़ करती हूँ, लेकिन अब इमरान खान इक़्तिदार में नहीं है, बल्कि शहबाज शरीफ इक़्तिदार में है। पीपल्स पार्टी उनके साथ ताउन करके इस मुल्क को बहरान से निकालने में अपनी तवानाई सर्फ करे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और वैसे भी वाकिफ़ाने हाल बताते हैं, कहते हैं कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को अपने साथ शामिल करके रिस्क ले तो लिया है, लेकिन ये भी हकीकत है कि नून लीग मुश्किल फैसले का गंज सिर्फ अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, बल्कि वो पीपल्स पार्टी को भी कह रही है कि वो भी इस मलबे तले आकर दब जाएं जो फैसलों में ताखीर की सूरत उस पर गिर रहा है। और शायद पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है।
इसलिए अब ये खबर भी है जो गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ आने वाले असेंबलियाँ तहलील करके नए इलेक्शन की जानिब चले जाएं, और शायद यही वजह है कि फवाद चौधरी भी ये कहने लगे कि अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। सुनिएगा चौधरी साहब। सुना आपने फवाद चौधरी को, कह रहे हैं कि जी हुकूमत के लिए अच्छा है कि वो जितनी जल्दी हो सके रुखसत हो जाए, और अब ये हुकूमत ने तय करना है कि जी वो ज़्यादा नुकसान करके जाना चाहती है या फिर कम से कम नुकसान करके रुखसत होना चाहती है। अच्छा, फवाद चौधरी ने एक और बात बड़े मज़े की और पते की। आपको पता है फवाद चौधरी का अंदाज़े बयां बड़ा अच्छा होता है और वो बड़ी आम सी आम बात को भी बड़ा मज़ेदार बना देते हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो हुकूमत यही फैसला नहीं कर पा रही कि पेट्रोल की कीमतें कम करनी है, बढ़ानी है, वो दावा करती कि एटमी धमाके करने का इतना बड़ा फैसला उसने किया। अच्छा, शेख रशीद साहब एक खुशखबरी दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जल्द इलेक्शन के हवाले से इदारों से राब्ते हुए हैं, और शेख साहब का कि जी इदारे हमारे अपने हैं, इसलिए उनसे बातचीत होना कोई बुरी बात नहीं है। अब शेख रशीद जहां कह रहे हैं कि उनकी बात बन रही है, वहीं पे हमजा शहबाज हमेशा की तरह बात को बिगाड़ रहे हैं। कैसे बिगाड़ रहे हैं देखिएगा, सुनिएगा। जी तो सुना आपने हमजा शहबाज को, उनके पास कोई बयानिया नहीं, कोई नई बात करने को नहीं है। बस उनको सिर्फ इमरान खान पर वार करना आता है। मरियम नवाज तो कहती हैं कि इमरान खान का नाम लेने से उनके दिल को तकलीफ होती है, लेकिन ये भी सच है कि नून लीग की सियासत जिंदा भी इमरान खान के नाम पर ही है, वरना जो हाल मरियम नवाज ने अपनी जमात का कर दी है उसके बाद नून लीग की सियासत बन जनाजा ही निकल गया। और फारूक हबीब भी इसको देखते हुए शायद फौरी तौर पे नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। जरा सुनिएगा। सुना आपने फारूक हबीब को, वो भी फवाद चौधरी वाली बात ही कर रहे हैं। और अब बेहतर भी यही है कि हुकूमत मुल्क के लिए गड़े मुर्दे खोदने की बजाय जमहूरियत के लिए पुल का किरदार अदा करे, नए इलेक्शन करवाए, वरना खुदा ना ख्वास्ता मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर हुकूमत की नाअहली और खुदगर्जी की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल। लाइट तो कम से कम 8 घंटे जा रही है, लेकिन ज़्यादा परेशानी रात की हो रही है, क्योंकि रात को नींद पूरी ना हो, सुबह काम पे जाना होता है, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि रोशनी को कम करो। बच्चों के हम तो खुद कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, हमारे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और 1 घंटा चलो 2 घंटे तो बर्दाश्त है, अब तो 8-8 10-10 घंटे नहीं है भाई। बहुत बड़े, सबसे पहले तो रात को 4 घंटे लाइट गई, अपने बच्चों को हवा देते देते समझो सोई नहीं है। सुबह फिर 6 बजे उठो, ड्यूटी पे जाओ, 6 बजे उठो तो पानी नहीं आता, सिर्फ लाइट थोड़ी देर, पानी भी नहीं मिलता। बहुत परेशान किया हुआ है, रात को 3-3 बजे चले जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, सुबह काम के लिए आँख नहीं खुलती। 3 घंटे की रोड शेडिंग है। मैं लियारी में रहता हूँ, मेरा भाई उस्मानाबाद के इलाके। गर्मी लगती है और जाहिर सी बात है घुटन सा होता है, बच्चे भी परेशान करते हैं। भी एक तो ये कि स्कूल टाइम पे जो है वो लाइट चली आती है तो बच्चों को दुश्वारी होती है क्लासेस में, और साथ ही जब चूँकि मैं खुद भी उस इलाके में रिहाइश पजीर हूँ, तो रात में जो है चूँकि लाइट चली आती है तो रात में नींद, बच्चों की नींद पूरी नहीं होती, और इसी तरह वालिदैन भी परेशान होते हैं। परेशानी तो बहुत फेस करनी पड़ी। मैं बेसिकली खुद एडिटर हूँ, मेरे को असल में रात में काम करने का था। पहले तो दिन में जारी थी तो हमने लगा खैर है रात में नहीं जा रही, लेकिन अब तो रात में भी ऐसा हाल कर दिया कि आप यकीन नहीं करेंगे, काम नहीं हो पा रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।